Hello students. So now we are discussing one topic which is in our second unit, that is how to calculate corporate tax liability. तो corporate tax liability compute करने से पहले हमें कुछ concepts की knowledge होनी ज़रूरी है, तो वो knowledge ही मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में discuss कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय कॉरपोरेट टैक्स। तो कॉरपोरेट टैक्स जो है दैट इज़ टैक्स पेड बाय द कंपनीज। तो कंपनीज़ के ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है दैट इज़ कॉरपोरेट टैक्स। सो व्हाट इज़ मेंट बाय कंपनी देन। तो कंपनी को डिफाइन करने के लिए देखिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 के अंडर जो है कंपनीज़ की डेफिनेशन दे रखी है, और जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो एप्लीकेबल है हमें वही डेफिनेशन जो है करनी है। तो जो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है वो हमको यहाँ नहीं लिखनी, हमको लिखनी है एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि कंपनी किसको कहते हैं, व्हाट इज़ कंपनी। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज़ एनी इंडियन कंपनी इज़ डिफाइंड एज अ कंपनी। तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 1956 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज बनती हैं दे आर कॉल्ड इंडियन कंपनीज। तो वो जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं दे ऑल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर आईटी एक्ट एज वेल। सेकेंड जो इसमें इंक्लूडेड हैं कंपनीज वो या इंस्टीट्यूशंस वो होंगी एनी बॉडी कॉरपोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ एनी अदर कंट्री बिसाइड्स इंडिया। तो इंडिया को छोड़ के यानी कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ के लॉज के अकॉर्डिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अगर वो लॉज जो है उस कंट्री के डिफाइन करते हैं कि ये कंपनी है तो हम भी उसको क्या मानते हैं, कंपनी मानते हैं एज पर आईटी एक्ट। देन एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी विच इज़ और वॉज असेसिबल एज कंपनी, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अकॉर्डिंग अगर 1970 से पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन या बॉडी को हमने एक कंपनी की फॉर्म में असेस किया हुआ है, उसकी इनकम को असेस किया है और उसको टैक्स किया हुआ है, तो आज भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उसका स्टेटस क्या रहेगा, कंपनी का ही रहेगा और वो कंपनी की फॉर्म में ही असेस की जाएगी। देन फोर्थ पॉइंट इज एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी वेदर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इट इज़ इंडियन और नॉट, इफ इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर वो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के किसी इंस्टीट्यूशन को, बॉडी को, एसोसिएशन को अगर कहती है कि ये कंपनी की तरह से असेस की जानी चाहिए या उसके स्टेटस को वो कंपनी बताता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी उसको भी हम कंपनी मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ऐसे कोई एक दो लाइनें नहीं है कि हम इसको कंपनी डिफाइन करते हैं, ये जो है कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी को डिफाइन करता है आईटी एक्ट। यानी कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंपनी जो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है या किसी बाहर की कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग कंपनी है, उसका स्टेटस कंपनी है किसी बॉडी का, या हमारे ही आईटी एक्ट ने कभी जो है उसको कंपनी का स्टेटस दे रखा था, या सीबीडीटी कहता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की तरह से असेस होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी क्या है हमारे लिए, ये कंपनी है और ये जो टैक्स इन पे लगेगा दैट टैक्स विल बी कॉल्ड कॉरपोरेट टैक्स। इसके अलावा जो है कुछ कॉरपोरेशंस हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर इस्टेब्लिश की गई हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती हैं, तो वो भी अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन करती हैं तो उनको भी हम क्या कंपनी की तरह से ट्रीट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो यानी कि उन्हें भी उनकी इनकम पे टैक्स पे करना होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो अगर वो कंपनी है तो कंपनी की तरह ही उनको भी कॉरपोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ कंपनीज दे रखा है कि कंपनी जो है फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम कंपनीज को इन 5 तरीके से स्टडी करते हैं। यानी कंपनीज जो है इंडियन कंपनीज हो सकती हैं, एक टर्म आती है डोमेस्टिक कंपनी, हमको इसका भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को हम डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं, फॉरेन कंपनीज कौन सी होती हैं, फिर वाइडली हेल्ड कंपनीज कौन सी हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनीज कौन सी हैं। तो कंपनीज की ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं, बट ये एस्पेक्ट्स हैं जैसे जिनका मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए कि क्लोजली हेल्ड कंपनी होती कौन सी है या वाइडली हेल्ड कंपनीज कौन सी होती हैं। ये डिस्टिंक्शन करना जो है हमारे लिए ज़रूरी है फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनके जो है प्रोविजंस वो अलग हो जाते हैं, रेट ऑफ टैक्सेशन अलग हो जाते हैं, कहीं बेनिफिट्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इनके मीनिंग क्या है, किनको हम इंडियन कंपनी कहते हैं, कौन डोमेस्टिक कंपनी होती हैं, तो वो हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहला है इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी कौन है एज पर आईटी एक्ट। तो इंडियन कंपनीज जो इनकम टैक्स एक्ट है वो सबसे पहले कंपनी को डिफाइन ही कैसे करता है कि कोई भी इंडियन कंपनी है तो वो हमारे लिए कंपनी है। तो इंडियन कंपनी क्या होती है, इंडियन कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो अब हमको देखना है कि कंपनीज एक्ट 1956 जो है कंपनी को कैसे डिफाइन करता है। सो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी की जो है डेफिनेशन वो ये 5 पॉइंट्स जो है डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कंपनी। सो फर्स्ट इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज फॉर्मली इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1956 से पहले अगर कोई लॉ जो है अगर इन फोर्स था इंडिया में, तो उस लॉ के अगर अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है या रजिस्टर हुई है तो वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग भी क्या है, कंपनी है। दूसरा जो है एनी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। तो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश की जा रही है तो वो भी इंडियन कंपनी है। फिर अगर कोई इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जो है अगर उसके बोर्ड ने डिक्लेयर किया है टू बी अ कंपनी, देन एज पर द सेक्शन 217 ऑफ द एक्ट, तो वो भी क्या है, दैट ऑल्सो बिकम्स कंपनी। देन इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ का जो लॉ है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द लॉ ऑफ इंडिया। तो जो भी लॉ इंडिया में पास होता है इन दो को एक्सक्लूड करके जो है, देखिए यहाँ पे अदर देन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जो है अलग से इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी लॉ है उसमें अलग से पास करवाना ज़रूरी होता है। तो इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन दैट स्टेट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लॉ उस टाइम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी फॉर्म या रजिस्टर हुई है तो वो भी कंपनी हो जाएगी। इसी तरह से यूनियन टेरिटरीज में जो लॉ इन फोर्स है एट दैट टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर हो रही है तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कंपनी। तो ये जितनी भी हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 226 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर हो रही है या फॉर्म हो रही है तो वो सारी कंपनीज क्या होती हैं, वो हमारी कंपनीज जो है इंडियन कंपनीज होती हैं। तो ये तो इंडिया का लॉ है, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग बन रही हैं तो इंडियन कंपनी हो गई। और इंडिया के लॉ के अलावा यानी कि फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी फॉर्म या रजिस्टर हो रही है तो वो कंपनीज क्या हो जाएंगी, फॉरेन कंपनीज हो जाएंगी। Another important aspect for Indian companies is that the principal office of the company should be in India. Principal office मतलब head office जो है जहाँ पर important decisions, management decisions, जो strategic decisions हैं जो लिए जा रहे हैं, तो वो जो head office है, that head office of that particular institution or corporation should be in India.
इंडियन कंपनी की जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट दैट इंडियन कंपनीज आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स अंडर द एक्ट। यानी जो इंडियन कंपनीज होती हैं वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है कुछ बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड होती हैं। तो हमको ये डेफिनेशन बहुत क्लियरली बतानी ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी को हम इंडियन कंपनी मानेंगे और कौन सी कंपनीज हमारे लिए फॉरेन कंपनीज हो जाएंगी, बिकॉज रेट ऑफ टैक्सेशन, कॉरपोरेट टैक्सेशन इज डिफरेंट फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। देन अनदर टाइप इज डोमेस्टिक कंपनी। अब देखो, इंडियन कंपनी को तो हमने डिफाइन कर दिया कि इंडियन कंपनी कौन सी होती हैं। डोमेस्टिक कंपनी, जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज क्या होती हैं, डोमेस्टिक कंपनी भी होती हैं। तो जो हमने कहा कि कंपनीज दो तरह की हो सकती हैं, एक इंडियन कंपनी हो गई और दूसरी हमारी फॉरेन कंपनी हो गई, राइट। और एक हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कंपनी। तो इंडियन कंपनीज तो सारी की सारी डोमेस्टिक कंपनी होती हैं। फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करती है तो। ओके, तो डोमेस्टिक कंपनी होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक कंपनी मान ली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो फॉरेन कंपनी है तो क्या उसका भी स्टेटस डोमेस्टिक कंपनी का हो सकता है? यस, हो सकता है, पर उसको कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर वो अरेंजमेंट करती है कंपनी तो फिर वो भी डोमेस्टिक कंपनी मान ली जाएगी और डोमेस्टिक कंपनी को मिलने वाले बेनिफिट्स या कोई स्पेशल जो है, अगर उनको कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगी। तो क्या कंडीशंस हैं वो जिसके लिए कि फॉरेन कंपनी को वो कौन से अरेंजमेंट्स करने ज़रूरी हैं जिससे कि वो डोमेस्टिक कंपनी का स्टेटस ले सकती हैं? तो लेट्स सी। उसके लिए पहला जो कंडीशन है दैट इज द शेयर रजिस्टर ऑफ द कंपनी। शेयर रजिस्टर मीन्स कि एक रजिस्टर होता है जिसमें कि कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर्स के नेम्स रखती है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इस शेयर रजिस्टर को मेंटेन करती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिस पर्टिकुलर ईयर की हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर की, उसके फर्स्ट डे से ही अगर वो इस रजिस्टर को मेंटेन करके रखती है, कहाँ पर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, राइट। यानी कि जो प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का वो विद इन इंडिया होना चाहिए एक तो। दूसरा कि जो फर्स्ट डे है ऑफ अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, तब से जो है ये शेयर रजिस्टर इस प्रिंसिपल ऑफिस पे मेंटेन रहना चाहिए, रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो जनरल मीटिंग है फॉर पासिंग द अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड्स दैट मस्ट बी हेल्ड इन इंडिया। तो जो जनरल मीटिंग करी जा रही है जिसमें कि डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो ये वाली जो मीटिंग है दैट मस्ट बी हेल्ड ओनली एट अ प्लेस विद इन इंडिया। वो विद इन इंडिया वो पर्टिकुलर मीटिंग होनी चाहिए इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देन थर्ड इज, जो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है दैट डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड टू द शेयर होल्डर्स पेएबल ओनली विद इन इंडिया टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि ये सारा का सारा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो इंडिया में ही पेएबल होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो कंपनी भी क्या हो जाएगी, वो भी डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगी। तो नॉन इंडियन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है तो। यानी कि एक तरह से जो डिविडेंड का डिक्लेरेशन है और पेमेंट है उससे रिगार्डिंग अगर वो एक प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करती है तो कोई नॉन इंडियन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी का स्टेटस अटेन कर सकती है। तो बच गई फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज कौन सी होंगी? तो ऐसी कंपनीज जो कि डोमेस्टिक कंपनी ना हो तो वो क्या है, वो फॉरेन कंपनी है। द नेक्स्ट इज कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड।
ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती हैं, उन कंपनीज को हम बोलते हैं वाइडली हेल्ड कंपनीज। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि वाइडली हेल्ड कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहली है कि ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ओन करती है या आरबीआई ओन करती है। ओन करने का मतलब है कि 40% जो है शेयर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई, या दोनों के भी मिलके अगर 40% हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो कंपनी क्या है, वो कंपनी है एक वाइडली हेल्ड कंपनी। दूसरा क्या है, इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 25 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो भी कौन सी कंपनीज है, वाइडली हेल्ड कंपनीज या पब्लिक जिसमें सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। थर्ड जो है, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो शेयर कैपिटल नहीं है तो हम यही मानेंगे कि वो एक सब्सटैंशियली पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। शेयर कैपिटल ना होने का मतलब है कि वो कुछ ही 1-2 लोगों के द्वारा ही ऑपरेट की जा रही है, यानी कुछ ही लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो क्लोजली हेल्ड है। क्लोजली हेल्ड मतलब ओनली फ्यू पीपल हैव ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसको भी हम क्या मान लेंगे, वाइडली हेल्ड कंपनी मान लेंगे। कब, इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय द CBDT। अगर बोर्ड उसको डिक्लेयर कर दे कि ये एक वाइडली हेल्ड कंपनी है, हालांकि उसका शेयर कैपिटल नहीं है, फिर भी क्योंकि CBDT ने डिक्लेयर किया है दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज अ वाइडली हेल्ड कंपनी और अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, तो वो ऐसे क्यों करेगा CBDT, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिजनेस है उसका नेचर या कॉम्पोजिशन जो है उसकी मेंबरशिप की, वो इस तरह की है कि उसमें पब्लिक का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। जैसे इस केस में देखिए, इसमें जो कंपनी है उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स जहाँ पर है, जैसे बैंक हो गया, यहाँ पर तो हमने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो ये जो है ये निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, इसके एक्चुअल ओनर तो 1 या 2 लोग हो सकते हैं, तो ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो गई। लेकिन क्योंकि इसका नेचर जो है बिजनेस का वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो मेंबर है म्यूचुअल बेनिफिट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, वो ओनर नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं मैं बोलूँगी, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो जो मेंबर्स हैं वही ओनर्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर जो है ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, यानी कि आपस के बेनिफिट के लिए ही ये बनाई गई है, लेकिन इसके ओनर अलग हो सकते हैं। तो मेंबर्स से ये डिपॉजिट्स ले रहे हैं, तो इसके मेंबर्स का पैसा इसमें लग गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट था ना, तो लोगों ने पैसा डिपॉजिट करा रखा है यहाँ पे। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन डूब जाती है या ये डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो इतने सारे लोगों का जो पैसा है, इंटरेस्ट है, वो हार्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या स्टेटस दे दिया गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसिडर्ड एज अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। Then next is, if it is a company in which shares carrying at least 50% of the voting power, they are held by cooperative societies. तो अगर कोई कंपनी है ABC, इस कंपनी की 50% ओनरशिप किसके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है, तो ये कंपनी क्या बन जाएगी हमारी, दिस कंपनी विल बिकम वाइडली हेल्ड कंपनी, क्योंकि जो इसका ओनर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है एक वाइडली हेल्ड कंपनी मानी जाती है। इसमें भी सेम बात कही गई है, सॉरी इस वाले में, इसमें क्या है देखो, इसमें है कि इफ़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी और उसके शेयर्स जो हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जा रहे हैं तो वो कंपनी क्या होती हैं, दे आर वाइडली हेल्ड कंपनीज। इस वाले पॉइंट में देखिए, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी
and the shares in the company carrying at least 50% of the voting power have been allotted unconditionally or acquired unconditionally, and those voting powers are held by either government or a company formed under these acts or a company which is substantially interested, public are substantially interested, तो वो कंपनी भी क्या बन जाएगी, हमारी वाइडली हेल्ड कंपनी बन जाएगी। देखिए इसका क्या मतलब है, दैट इफ देयर इज एन कंपनी ABC, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसके शेयर्स जो हैं विच आर अदर देन द प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द वोटिंग पावर, वो कौन एक्वायर किए हुए हैं, वो गवर्नमेंट एक्वायर किए हुए हैं, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट में बनी हुई है, या फिर ऐसी कंपनी जिसमें कि पब्लिक ऑलरेडी सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है। तो इनमें से कोई भी हो, उसका अगर शेयर होल्डिंग है ABC में कितना, 50%, और अगर ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है तो 40%। तो ABC का 50% ओनरशिप अगर इन तीनों में से किसी के भी पास है, और ये तीनों क्या है, एक तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो कि पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है। तो ये ABC भी क्या बन जाएगी, ये भी पब्लिक, ये वाइडली हेल्ड कंपनी हो जाएगी, या ऐसी कंपनी जिसमें कि पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे था जैसे कि ओनरशिप या शेयर होल्डिंग जो है या वोटिंग पावर जो है अगर 50% से ज़्यादा किसी ऐसी कंपनी के पास है जिसका कि ऑलरेडी स्टेटस वाइडली हेल्ड कंपनी का है, तो ये वाली कंपनीज भी क्या हो जाती हैं, ये भी वाइडली हेल्ड कंपनीज बन जाती हैं। इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो कि किस तरह का बिजनेस कर रही है, इंडस्ट्रियल नेचर का, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, या पावर जो है या इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं। देन व्हाट आर क्लोजली हेल्ड कंपनीज, जो कंपनी वाइडली हेल्ड नहीं है तो वो क्लोजली हेल्ड कंपनी बन जाएगी। सो एनी कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, दे आर कॉल्ड क्लोजली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड से मीनिंग भी इसका क्लियर हो रहा है कि यानी कि जो 1, 2, 3 कुछ ही लोगों में जिसकी ओनरशिप हो, यानी बहुत टाइट नेट है, क्लोज करके उसको हेल्ड किया हुआ है, तो वो एक तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई या क्लोजली हेल्ड हो गई। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो देखिए इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का डिफरेंशिएशन ज़रूरी था क्योंकि रेट ऑफ टैक्सेशन अलग है, सरचार्ज रेट अलग है, लेकिन इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी को ही हम वाइडली हेल्ड और क्लोजली हेल्ड में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये डिस्टिंक्शन किस लिए किया जा रहा है, डिस्टिंक्शन इन 2 रीजंस की वजह से हम कर रहे हैं। पहला रीज़न है कि जो सेक्शन 222E में डिविडेंड की डेफिनेशन दे रखी है, वो डिविडेंड की डेफिनेशन जो है वो दोनों पे अलग अलग एप्लीकेबल है, यानी क्लोजली हेल्ड के लिए अलग है, वाइडली हेल्ड के लिए अलग है। अब जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज हैं उस केस में जो है देयर आर सर्टेन पेमेंट्स which are regarded as dividends if they are paid to the shareholders of the closely held company। यानी कंपनी जो है कई बार अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट्स कर देती है इनकम में से, और उसको वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे दे आर नॉट डिविडेंड, ये तो एक तरह का लोन दे दिया है लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को या जो भी ओनर्स हैं उस कंपनी को, दैट वी हैव गिवन लोन टू द ओनर्स। लेकिन सेक्शन 222 वो क्या कहता है कि नो, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लोन, इट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। पर ये वाइडली हेल्ड कंपनी के केसेस में नहीं होता। तो कुछ पेमेंट्स हैं जिनको कि डिविडेंड माना जाता है इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड। और सिमिलरली दूसरा जो रीज़न है दैट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी को जो है कैरी फॉरवर्ड करना जो है बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड वो तभी कर सकती हैं जब वो कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 79 में
अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं तो, अदरवाइज दे कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस लॉसेस। क्या है ये सेक्शन 79 की स्पेसिफिक कंडीशंस? ये कहती हैं, सेक्शन 79 कहती है कि जो ओनरशिप है क्लोजली हेल्ड कंपनी की, वो जो है सिमिलर होनी चाहिए उस साल भी जिस साल की आप बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी है ABC, उसके ये 3 ओनर्स हैं X, Y एंड Z, और इनका एक पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लाइक 25% है, ये 30% है और ये 45% है, ठीक है। तो जिस साल हम बिजनेस लॉसेस को अब आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने वाले हैं, तो उस साल भी इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सिमिलर होना चाहिए। कुछ परसेंटेज है कि इतना परसेंट सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लाइक सपोज इस वाले ईयर में अगर लॉस हो रहा है तो इसने लॉस तो इसने बियर किया है Z ने, अब ये कुछ ये अपना जो है हिस्सा इसमें सेल कर देता है और Z की जगह यहाँ कोई और इंडिविजुअल आ जाता है, लेट सपोज 1 2 3 आ गया यहाँ पे। तो अब 1 2 3 की ओनरशिप 45% है। अब लेट सपोज Y ने भी जो है सेल कर दिया है कुछ परसेंट, 15% अपने पास रख लिया, 15% किसी और को दे दिया है, तो ओनरशिप चेंज हो गई। चेंज होने से क्या हुआ कि एक्चुअल में लॉस 1 2 3 ने तो सफ़र नहीं किया था, इसी तरह ये जो 15% का जो ओनर है उसने भी सफ़र नहीं किया। सो दे विल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ द बिजनेस लॉसेस। तो अलाउ नहीं करेंगे, क्यों? रीज़न बीइंग दैट ओनरशिप पैटर्न हैज़ चेंज्ड। तो कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 79 की, वो इसी तरह की कंडीशंस हैं कि वो अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है अपने बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड वाइडली हेल्ड कंपनीज पर इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कंपनीज जो है अपने बिजनेस लॉसेस को एज पर दी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और फिर उनको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि कौन सी कंपनी क्लोजली हेल्ड है और कौन सी कंपनी वाइडली हेल्ड है। नेक्स्ट इज टैक्स इंसिडेंस, यानी कि टैक्स इंसिडेंस मीन्स कि लायबिलिटी कैसे बनेगी। तो उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना ज़रूरी है। ये ऑलरेडी हम रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगी। सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि कंपनी का स्टेटस जो है या तो रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट वो कब होगी? रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली तो कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो है रेजिडेंट मानी जाती हैं, तो इरेस्पेक्ट ऑफ है और कुछ इसमें चेक नहीं करना, अगर इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो सारा का सारा इंडिया में सिचुएटेड है तो भी वो कंपनी क्या मानी जाती है? इंडियन कंपनी। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन इंडिया है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है कि जो डे टू डे वाले नहीं, जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस होते हैं, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो डिसीजंस हैं, वो अगर वो सारा का सारा ऑपरेट इंडिया से कर रहा है तो वो चाहे फॉरेन कंपनी है लेकिन उसका स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो जो पोएम है वो सारी की सारी या तो आउटसाइड इंडिया है या पार्शली भी इंडिया से बाहर है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी विल बिकम नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट तो हो गया। उसके बाद हमको टैक्स इंसिडेंस बताना है कि टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी या नहीं, जो इनकम है वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इनकम। तो टाइप ऑफ इनकम क्या है? इंडियन इनकम हो सकती है या फिर फॉरेन इनकम या नॉन इंडियन इनकम हो सकती है। तो इनकम के 2 टाइप्स हो सकते हैं। इंडियन इनकम कौन सी होती है? इंडियन इनकम होती है द इनकम विच आर रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और विच अक्रूज और अराइजेज और डीम टू अक्रू और अराइजेज इन इंडिया। ठीक है, तो जो आपने इंडिया में अर्न करी हो या जो आपने
इंडिया में रिसीव करी हों, या जो डीम्ड टू बी हैं यानी कि होने वाली हैं या मानी जा रही हैं कि आपने रिसीव कर ली है इंडिया में या इंडिया में ही अर्न करी हैं, तो ये इनकम हो गई इंडियन इनकम। और ऐसी इनकम जो कि अक्रू भी बाहर हुई हैं यानी आपने अर्न बाहर करी हैं, जो बाहर अराइज हुई हैं, तो वो इनकम क्या हो गई? फॉरेन इनकम। तो ये इनकम जो है हमारी फॉरेन इनकम है। और ये दोनों इनकम्स क्या है? इंडियन इनकम। तो अगर कंपनी का स्टेटस है रेजिडेंट और दूसरा स्टेटस हो सकता है नॉन रेजिडेंट। सो इफ द स्टेटस ऑफ अ कंपनी इज रेजिडेंट, तो चाहे इनकम इंडियन हो चाहे इनकम फॉरेन हो, दोनों की दोनों क्या है? टैक्सेबल है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। यानी कि ऐसी इनकम जो कि यहाँ पे अर्न ही नहीं हुई, अराइज ही नहीं हुई, और वो भी उस कंपनी की जो कि यहाँ पे ऑपरेट भी नहीं कर रही है, यानी कि सारा का सारा बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर ऑपरेट कर रही है, तो वो किसी तरह का टैक्स पे नहीं करेगी। बाकी सभी केसेस में टैक्स पे करना कंपलसरी है। तो रेजिडेंट तो टैक्स पे करेगी ही करेगी, इसी तरह से जो इनकम इंडियन है उस पे भी टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। तो एग्जेम्प्ट कौन सी है? वो टैक्स, वो इनकम जो कि फॉरेन इनकम है और किसकी है? एक नॉन रेजिडेंट कंपनी की है। तो सिर्फ उस इनकम पे टैक्स नहीं देना है, बाकी सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा। So that is all we have discussed today in the class. Remaining will be discussed in the next video. Thank you.